हेलो एवरीवन। तो आज बिहार पीएससी के द्वारा जो री एग्ज़ाम लिया गया था बिहार पीटी का प्रीलिम्स का, तो उसका पेपर आ गया है और जल्दी से हम इसके आंसर्स देख लेते हैं कि क्या क्या इसके करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं। तो ये वीडियो मैं दो पार्ट में बनाने वाला हूँ। पहले पार्ट में 1 से लेकर 75 तक के क्वेश्चंस रहेंगे और दूसरे पार्ट में आपको बाकी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। तो जो पेंटिंग है वो कहाँ की फेमस है। तो मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मधुबनी। अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। तो संथाल आदिवासी आंदोलन जो है ये हुआ था 1856 में। 1856 में आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 56 सी वाले ऑप्शन में है। तो 1855, 1855 और 56 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से हम क्या प्राप्त करते हैं। तो बेसिकली जब मीथेन को रिफॉर्म करते हैं तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलती है। और कौन सी वाली हाइड्रोजन गैस निकलती है वो आपको यहाँ पर बताना है। ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे वाली हाइड्रोजन मीथेन को रिफॉर्म करने पर निकलती है। अगला क्वेश्चन है कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है। जो एक कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है तो इसको कहते हैं हम नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो इसको कहते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। किस राज्य से होकर गुजरती है ये बताना है। तो इंडिया के बिल्कुल मिडिल से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा गुजरती है। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो है सी, उत्तर प्रदेश। क्योंकि उत्तर प्रदेश के बिल्कुल सदर्न पार्ट से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बिहार इसका नहीं होगा, उड़ीसा भी नहीं है, मेघालय भी नहीं है क्योंकि ये उस लाइन में नहीं आते हैं। इधर गुजरात से लेकर हम देखते हैं कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और मिजोरम इन स्टेट से होकर गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 6, कौन सा विषय है जिससे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे तो आधे से अधिक राज्यों की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, व्यवस्थापिका है, उसका भी वहां पर रेटिफिकेशन, अनुमोदन जरूरी होता है। एटलीस्ट 50% असेंबली का रेटिफिकेशन जरूरी होता है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए वो जरूरी होता है। तो अगर हम यहाँ देखें ऑप्शन तो दिए हैं राष्ट्रपति का चुनाव, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची की अगर किसी सूची में अगर करना है चेंज, या फिर विधान परिषद बनाना है किसी राज्य में। तो जो हम देखते हैं कि जो विधान परिषद है वो तो एक सिंपल मेजोरिटी से बन जाती है, उसके लिए तो कोई स्पेशल मेजोरिटी भी नहीं चाहिए होती है। तो ये फोर्थ वाला रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ वाला जहां जहां पर है आप उसको रॉन्ग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ए, बी और सी तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। तो जो डी वाला है वो करेक्ट है क्योंकि ओनली राष्ट्रपति के चुनाव में, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में, और अगर सेवंथ लिस्ट में, सेवंथ शेड्यूल में अगर चेंज करना है किसी लिस्ट में तो इन तीनों में स्टेट का भी हमें रेटिफिकेशन चाहिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 7वां कि किसी धातु, 3 धातुएं दी हुई है ए बी सी, उनका आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है। जैसे कि ए का 0.5 वोल्टेज है, बी का -3 वोल्टेज है और सी का -1.2 है। तो यहाँ पर बताना है कि जो धातुओं की अपचयन शक्ति होगी वो किस क्रम में होगी। तो ये ध्यान रखिए कि जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो किसी धातु का जितना कम होगा उसकी अपचयन शक्ति उतनी ज्यादा होगी। तो कम हम यहाँ पर देखें कि सबसे कम किसका है। तो सबसे कम यहाँ पर -3 है जो कि बी का है। -3 यहाँ पर सबसे कम है जो कि बी का है। तो इस जैसे माइनस, तो बी सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद -1.2 है तो सी आएगा और फिर ए सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है आपका बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। 1 सेकेंड। हाँ, 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर 2 बजे और 3 बजे के बीच किस समय पर घड़ी की जो दोनों सुई होती है वो एक समय पर होगी। तो किस समय पर आपकी वो एक समय पर होगी ये अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हम देखते हैं कि ये 2:10 2:10 10 इस समय पर ये एक समय पर होगी। तो आपका ये डी वाला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जिल्ले इलाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो जिल्ले इलाही का मतलब होता है शेडो ऑफ गॉड। शेडो ऑफ गॉड का प्रयोग सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के टाइम पर किया था बलबन ने। तो बलबन इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसका उपयोग किया, अकबर ने भी इसका उपयोग किया, पर सबसे पहले बलबन ने इसका उपयोग किया था। तो ये बलबन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां है
कि 2023 में 200 अमेरिकन डॉलर 200 अरब अमेरिकन डॉलर का बाजार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इंडियन कंपनी जिसका मार्केट कैप 200 बिलियन डॉलर हो गया है, तो ऐसी पहली कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, तो ये बहुत फेमस बुक है, ये बुक है दादा भाई नौरोजी की, तो ये ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरके में खट्टे स्वाद का कारक है, तो सिरके में खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? सिरके में खट्टा स्वाद जो होता है वो एसिटिक एसिड के कारण होता है। अब एसिटिक एसिड तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको कहीं पर भी नहीं दिया है। टार्ट्रिक एसिड तो है वो इमली और इन फ्रूट्स में होता है, लैक्टिक एसिड मिल्क में होता है, साइट्रिक एसिड भी फूड में होता है, खट्टे फलों में। तो एसिटिक एसिड यहाँ पर करेक्ट आंसर है, तो ये कहीं नहीं है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। अगला है कि 2022 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने करी थी? तो 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे वो बीजिंग में हुए थे। अब बीजिंग चाइना में है, तो चाइना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है, लोकसभा के अध्यक्ष को क्या प्राप्त है? तो लोकसभा का यहाँ पे वोटिंग से रिलेटेड आपको दिए हुए हैं, जैसे केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान करना, सदन के अन्य सदस्यों की भांति मतदान करना, दो मताधिकार होते हैं, एक सामान्य अवधि में जब नॉर्मल कंडीशन में और एक जब वोट सेम हो जाए, या फिर उसको मतदान का अधिकार होता ही नहीं है। तो जो स्पीकर होता है लोकसभा का, वो हम देखते हैं कि उसको नॉर्मल कंडीशन में वो वोट नहीं कर सकता है, जब वोट अगर टाई हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, तब वो वोट कर सकता है। इसलिए ए यहां पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, साउथ अमेरिका का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पर्वत यहाँ पर है पेकारोमा। पेकारोमा करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसको गुयाना माउंटेन भी कहते हैं, जो कि वेनेजुएला और गुयाना में ये है। तो ये सबसे प्राचीन पर्वत होना चाहिए। 16 क्वेश्चन है कि 2024 में भारत रत्न किसको दिया गया था? तो टोटल 4 यहाँ पर जो फेमस पर्सनालिटी है उनको भारत रत्न दिया था। अब उनमें से कौन से यहाँ ऑप्शन में दिए हुए हैं देख लेते हैं। CNR राव, इनको काफ़ी पहले मिल चुका है। MS स्वामीनाथन, चंद्रशेखर और प्रणब मुखर्जी। तो 2024 की यहाँ पर बात हो रही है, इसलिए MS स्वामीनाथन जी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि इनको 2024 में मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 17 की, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है पर महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? अब यहां पर आपको समझना है कि ऐसे कौन सी बॉडी है जो निर्वाचन मंडल में, जब इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का तब तो वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जब इम्पीचमेंट होता है तब वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि ऐसी बॉडी होती है, अगर हम राज्य विधान परिषद की बात करें, तो राज्य विधान परिषद तो इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ये तो होगा नहीं। राज्य विधानसभाएं, तो राज्य विधानसभाएं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यसभा भी करती है और लोकसभा भी करती है। लेकिन अगर हम इम्पीचमेंट की बात करें, तो इम्पीचमेंट के टाइम पे विधानसभा पार्टिसिपेट नहीं करती है। उस समय सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा का ही इंपॉर्टेंस होता है, दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि राज्य विधानसभा इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के, पर ये रिमूवल में, इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत, इसका आंसर है डी, महात्मा गांधी जी। इन्होंने इसका आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं, तो कलियां क्या होता है? कलियां जो पौधों का जो ग्रोइंग पार्ट होता है, जहां से पौधा बढ़ता है, तो ये कहाँ कहाँ पर मिलता है आपको? तो बेसिकली जो भी आपका पौधे का बढ़ता हुआ भाग है वहां पर ये मिलेगा। तो ये ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, पत्तियों के आधार में भी और शाखाओं के शिखर में भी। क्योंकि पत्तियां जब बढ़ती है तो पत्तियां जहाँ से निकलती है उनका आधार जो होता है वहां पे भी ये मिलता है, और जो शाखाएं जो बढ़ती है, जो पौधे की टीप बढ़ती है, तो वहां पर भी होता है। तो इसलिए ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? तो इशिहारा टेस्ट एक बहुत फेमस टेस्ट है, और ये संबंधित है रंग अंधता, जो आपका कलर ब्लाइंडनेस होता है उससे ये संबंधित होता है। बहुत सारी पिक्चर देखी होगी आपने, जिसमें कि बहुत सारे कलर के डॉट्स होते हैं और उसके अंदर कोई नंबर छुपा हुआ होता है ना? तो वो नंबर अगर हमें दिख जाता है तो हम कलर ब्लाइंड नहीं है। तो वही टेस्ट को इशिहारा टेस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये जो प्रेजेंट अभी झारखंड है वहां पर हुआ था, तो रांची इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? अब आपातकाल की घोषणा से संबंधित यहाँ आपको बताना है, तो इसका जो अगर हम देखें कि आर्टिकल 360 जो है वो फाइनेंशियल इमर जो आपका वित्त आपातकाल है उससे संबंधित है। 365 केंद्र शासन के द्वारा राज्य को जो निर्देश दिए जाते हैं उसके संबंधित है। 356 अगर किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था अगर
भंग हो जाती है, अच्छे से काम नहीं करती है, तो वहाँ पर राज्य जो इमरजेंसी है वो लग सकती है। और 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 352 होना चाहिए, क्योंकि इसी में प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करता है। अब लेकिन यहाँ पर 356 भी हो सकते हैं अगर हम देखें तो। क्यों? क्योंकि वो भी स्टेट की, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में सिर्फ आपातकाल का है, यहाँ पर राज्य या फिर केंद्र नहीं का है। तो 356 भी हो सकता है। पर एक और बात यह भी है कि जो 356 है आर्टिकल, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की जो बात कही है वो एक इमरजेंसी वर्ड वहां पर यूज नहीं हुआ है। इमरजेंसी वर्ड ओनली 352 में ही यूज हुआ है। 356 को भी हम इमरजेंसी कहते हैं एक तरीके से, पर वो कॉन्स्टिट्यूशनली इमरजेंसी नहीं है वो। तो इसलिए यहाँ पर बात करेंगे तो ओनली 352 ही यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से है। तो इसकी सर्वाधिक सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश से मिलती है। कहीं कहीं पे आपको राजस्थान भी मिलेगा, तो एक्चुअली ये डिस्प्यूटेड है थोड़ा सा कि राजस्थान होना चाहिए या उत्तर प्रदेश होना चाहिए, पर मेरे हिसाब से इसका आंसर उत्तर प्रदेश होना चाहिए। अब देखते हैं कि आयोग इसका क्या आंसर मानता है। जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है। तो जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन होता है भारत का वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। अभी श्रीमती यहाँ पर अगर हम देखें निर्मला सीतारमण जी है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केंद्रीय वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कौन सा राजकोषीय नीति का एक उपकरण है। राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी का एलिमेंट है। कर, नकद आरक्षित अनुपात, साख सीमा या बैंक दर। तो अगर इसमें से हम देखेंगे जो फिस्कल पॉलिसी का एलिमेंट है वो है कर। बाकी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के एलिमेंट से बैंक आरबीआई से संबंधित है, लेकिन कर जो है वो राजकोषीय नीति से संबंधित है। तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई। तो फिरोज शाह के समय पे ये बुक लिखी गई थी और इसके राइटर हैं शम्स सिराज अफीफ। शम्स सिराज अफीफ इसके राइटर हैं जिन्होंने तारीख फिरोज शाही लिखी थी। एक और तारीख फिरोज शाही भी थी जो कि बारनी के द्वारा लिखी गई थी, पर यहाँ पर ओनली अफीफ ऑप्शन है, तो अफीफ हम यहाँ पर टिक करेंगे। अगला है कि 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी किसने करी थी, कौन से देश ने करी थी। तो ये स्विट्जरलैंड में हुआ था, तो डी करेक्ट आंसर है। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने जब इस्तीफा दे दिया था तो उसके बाद यहाँ पर बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। एक संधारित्र का प्रतिघाती होता है। संधारित्र जो होता है उसका प्रतिघाती क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सी, क्योंकि यह आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती, आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी है उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तीसरा है कि 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था। तो यह हुआ था दुबई में। अब दुबई कहाँ पर है। तो दुबई है संयुक्त अरब अमीरात में। तो इसलिए आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ 1 सेकेंड, 30 तक हम आ गए हैं, उसके बाद 31 से हम देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो बी यहाँ पर करेक्ट है। 32वां है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदन में बदल दिया। मतलब दो, पहले एक असेंबली का एक पार्ट था, फिर यहाँ पर बाइकैमरलिज्म हो गया, दो सदन हो गए। तो ये कौन से अधिनियम से हुआ था। तो एक्चुअली यह हुआ था 1935 में। 1935 में बिहार के अलावा टोटल जो 6 स्टेट हैं, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार और आसाम, इन 6 राज्यों में जो बाइकैमरलिज्म द्विसदनीय पद्धति लागू कर दी थी सब में एक साथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला यहाँ पे छोटा नागपुर पठार को कौन सी रेखा 2 बार काटती है। तो एक्चुअली इसका आंसर मैंने काफ़ी इसका सर्च किया पर करेक्ट आंसर मुझे नहीं मिल रहा है। आप कमेंट में बता सकते हैं कि वैसे इसका उत्तरी कोयल और सुवर्ण रेखा होना चाहिए, बट करेक्ट आंसर आप अगर आपको लगता है कि कुछ और आंसर होना चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला है कि बिहार के जीएसडीपी में 60% हिस्सा किसका है। तो 60% हिस्सा है बिहार के जीडीपी में सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का, 60% के आसपास हिस्सा है। अगला है कि एक पेड़ के तने में मृदा स्तर से 1 मीटर दूरी पर एक कांटी ठोकी जाती है, 2 वर्ष बाद वो कांटी कहाँ रहेगी।
तो अगर 1 मीटर ऊपर किसी पेड़ में अगर हम कोई कील ठोकेंगे तो 2 साल बाद वो कहाँ होगी। इसको अगर हम लॉजिकली देखें ना तो 2 साल मतलब कि ये टाइम सिर्फ आपको एक कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। 2 साल मतलब एक टाइम पीरियड आपको वो दे रहा है। अब उस टाइम पीरियड में क्या होगा, एक पेड़ है तो वो ग्रो होना चाहिए। अब ग्रो होना चाहिए तो अगर किसी तने पर अगर हम ठोक रहे हैं या फिर कुछ निशान बना रहे हैं तो वो ऊपर जाना चाहिए। अब यहाँ पर जमीन से उसका स्तर की यहाँ पर बात हो रही है कि जमीन से उसका स्तर कैसा रहेगा। वो उसी जगह पे रहेगी या अगल बगल हो जाएगी या ऊपर जाएगी या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर लॉजिकली अगर देखें तो ऊपर जाएगी होना चाहिए। अगला है कि किसी यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक डायग्राम। देखना है कि त्रिभुज जो है वो पुरुषों को बताता है, आयत जो है वो व्यवसायी को बताता है और वृत्त जो है वो करोड़पति को बताता है। तो बताना है कि कौन सा पुरुष है जो कि व्यवसायी और करोड़पति दोनों है। मतलब आपको यहाँ पे ऐसा नंबर देखना है जो कि तीनों में आना चाहिए। तो तीनों में कौन सा आ रहा है यहाँ पर, तो देखेंगे तो 10 जो है वो तीनों में आ रहा है। अगला अगर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूर्वी चंपारण जिले में होता है, ये करेक्ट होगा। 38 है कि व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति रह चुका है, अमेरिका, चीन, टर्की और इनका एम्बेसडर भी रह चुका है, राजदूत भी रह चुका है और जवाहरलाल नेहरू के यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रह चुके हैं। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है वो, तो ऐसा को व्यक्ति अगर यहाँ पर जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और वो काफ़ी अलग अलग देशों के एम्बेसडर भी थे, बेसिकली वो इंडियन फॉरेन सर्विस से आते हैं। तो KR नारायण यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला है कि साइकोप्लास्ट के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया जो डार्क प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है। तो एक्चुअली ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर, ये स्ट्रोमा के अंदर होती है। साइटोप्लाज्म में जो स्ट्रोमा होता है उसमें ये प्रक्रिया होती है, डार्क रिएक्शन। तो सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 40 है कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु जब हम हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया करते हैं वनस्पति घी बनाने के लिए, तो उसमें उत्प्रेरक जो होता है वो कौन सा होता है। तो उत्प्रेरक यहाँ पर एक मेटल यूज़ किया जाता है, निकल। निकल यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 है कि नेताओं की सूची दी हुई है आपको और उसके सामने उनका क्षेत्र दिया हुआ है। तो ये बेसिकली 1857 की क्रांति से संबंधित है कि 1857 की क्रांति में कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो कहाँ से संबंधित थे। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि कुंवर सिंह जो हैं वो संबंधित थे जगदीशपुर से। मतलब ए को हम 3 से मिला सकते हैं। तो ए के सामने 3 कहाँ कहाँ पर आ रहा है वो देख लेते हैं। सी वाले में आ रहा है, चलिए बाकी एक ही में है, बाकी फिर हम मैच कर लेते हैं। फिर भी हजरत महल जो है वो लखनऊ से संबंधित थे, तो बी के सामने चौथा आना चाहिए। खान बहादुर जो हैं वो बरेली से थे, तो सी के सामने 2 आना चाहिए। और मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद के थे, तो डी के सामने 1 आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर है। अगला है कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, बेसिकली उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं उस एलिमेंट को। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा नहीं है, तो अगर हम करेक्ट आंसर देखेंगे तो Na+ यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 42 तक हम आ गए हैं। 42 के बाद हम 43 से देख लेते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, 43, भारत में वित्त आयोग का काम क्या होता है। वित्त आयोग जो फाइनेंशियल कमीशन है उसका काम क्या होता है। ए है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा। बी जो है संघ और राज्य सरकार के मंत्रालयों को, मिनिस्ट्रीज को निधि का आवंटन करना। सी है कि राष्ट्रपति को एडवाइस देना वित्तीय मामलों में। या फिर डी बजट तैयार करना। तो एक्चुअली जो फाइनेंस कमीशन होता है उसका मेन काम होता है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो रेवेन्यू है उसको डिवाइड करना। किस परसेंट में डिवाइड करेंगे, किस फॉर्मूला के थ्रू डिवाइड करेंगे, वो फॉर्मूला वित्त आयोग देता है। तो इसलिए यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होना चाहिए क्योंकि ये राजस्व के बंटवारे से संबंधित है। 44 है कि कौन सा देशांतर, कौन सा लॉन्गिट्यूड कनाडा और अलास्का, कनाडा और अलास्का जो कि यूएस का एक स्टेट है, तो दोनों को अलग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर है 141 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये यहाँ पर दोनों को अलग करता है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, इसमें ऐसा समझने जैसा कुछ नहीं है, एक्सप्लेन करने जैसा इसमें कुछ नहीं है, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है। मतलब मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, कितने मिनिस्टर्स हो सकते हैं, यह फिक्स है इंडिया में। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फिक्स हुआ है।
तो ये फिक्स हुआ है 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2003 में आया था, और इसमें किसी भी स्टेट में कितने मिनिस्टर्स हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो ये 15% फिक्स कर दिया है कि चीफ मिनिस्टर को मिला करके किसी भी स्टेट में जितनी टोटल स्ट्रेंथ है विधानसभा की, उसका 15% मेंबर जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता, एक प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता किस पर निर्भर करती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि तनुकरण पर थोड़ी बढ़ती है। तनुकरण के अगर हिसाब से अगर देखें, डाइल्यूशन के हिसाब से देखें, तो उसके हिसाब से वो बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि शिशु मृत्यु दर क्या है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR क्या होता है, शिशु मृत्यु दर क्या होता है। तो ऑप्शंस अगर यहाँ देखेंगे तो थोड़े से यहाँ पर आपको कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे एक विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात में 3 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चे, या फिर उसी विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात में 4 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चे, या फिर अगले ऑप्शन में दिया आपको 2 वर्ष की आयु, और डी वाले में दिया हुआ 1 वर्ष की आयु। तो एक्चुअली जो शिशु मृत्यु दर होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, वो किसी पर्टिकुलर ईयर में टोटल 1000 जीवित बच्चों में से 1 ईयर में से 1 वर्ष से पहले कितने बच्चों की डेथ हो रही है, ये मेजर करता है। तो यहाँ पर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आपको सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन उनमें से ईयर आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि 1 वर्ष से पहले कितने चिल्ड्रंस की यहाँ पे डेथ हो जाती है, उस हिसाब से ये IMR बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कितने त्रिभुज है यहाँ पर। तो एक्चुअली इस आकृति में आपको त्रिभुज गिनना चाहिए, गिनना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से यहाँ पर 12 त्रिभुज हो रहे हैं जितना मुझे लग रहा है। बाकी अगर आपको कुछ इसमें डिफरेंट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 12 मैंने गिने हैं यहाँ पर, 12 मुझे मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 648 तक यहाँ पर हो गया है, 49 से हम देख लेते हैं कि भारत के किस राज्य में चित्रकूट का मंदिर है। तो चित्रकूट काफ़ी फेमस प्लेस है, और ये कहाँ पर है, तो ये सिचुएटेड है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सतना जिले में है चित्रकूट मंदिर, चित्रकूट प्लेस, तो ये मध्य प्रदेश में है। अगला ऑप्शन हम यहाँ पर देखें कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। एक्चुअली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले राष्ट्रपति हैं, पर वो कब हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। ठीक है, जब 1946 में हमारा, जब उस समय जब इंतरिम सरकार बनी थी आपकी, तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास एक कौन सा विभाग था, तो उनके पास था खाद्य एवं कृषि विभाग। ये जब आप लिस्ट देखेंगे पूरी जो अंतरिम सरकार की, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि खाद्य और कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। तो G7 एक बहुत पावरफुल कंट्रीज का ग्रुप है, कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड की सबसे टॉप डेवलप कंट्रीज है उनका ग्रुप है। इसमें सब पावरफुल कंट्रीज हैं, जैसे कि USA है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, ये इनमें है। तो इनमें से कौन सा देश नहीं है, तो इटली उसमें आता है, अमेरिका भी आता है, फ्रांस भी उसका मेंबर है, पर रूस उसका मेंबर नहीं है। रूस उसका मेंबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले रूस भी इसका मेंबर हुआ करता था जब इस ग्रुप को G8 कहते थे, बट बाद में जब ये क्रीमिया वाला इशू हुआ था तो उसके बाद रूस को बाहर कर दिया था, तो अभी ओनली G7 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो तरल A और B को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए। तो अगर दो तरल पदार्थ को मिलाना है और एक आदर्श तरल बनाना है तो क्या कंडीशन होना चाहिए। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो मिश्रण की एंट्रोपी शून्य होना चाहिए, मिश्रण की मुक्त ऊर्जा शून्य होना चाहिए, मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो एक्चुअली यहाँ पर मिश्रण की तापीय धारिता जो है, एंथैल्पी जो होती है, वो शून्य होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। तो इसलिए सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो ऑप्शन दिए हैं सिंधु घाटी, चाइनीज, इजिप्शियन या फिर मेसापोटामियन। तो आप देखेंगे कि इसमें डायरेक्ट हम सिंधु घाटी उत्तर लगा दें, पर सिंधु घाटी इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि जो पूरे वर्ल्ड की यहाँ पर बात हो रही है, और जो पूरे वर्ल्ड में जो हिस्टोरियंस है वो मानते हैं कि जो इराक की जो सभ्यता थी, मेसापोटामियन सभ्यता, वो लगभग 4000 BCE के आसपास थी। तो इसलिए ये सबसे प्राचीन सभ्यता बन जाती है। तो इसलिए डी वाला मेसोपोटामियन सभ्यता ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चौपन है कि 1857 के विद्रोह में किसके द्वारा पहला वॉर, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है। तो VD सावरकर जी, बाल गंगाधर तिलक, RC मजुमदार, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो एक्चुअली वीडी सावरकर जी ने, इनकी किताब भी थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसमें उन्होंने बताया था कि जो 1857 का विद्रोह है वो सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, वो पहला स्वतंत्रता संग्राम था। तो इसलिए वीडी सावरकर यहाँ पर करेक्ट आंसर। 55वां है कि कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर है कोसी, क्योंकि इसमें काफ़ी बाढ़ आती है और काफ़ी नुकसान होता है इससे, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। 56 है कि बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो लीची बहुत फेमस है यहाँ पे प्रोडक्शन की में, और सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है मुजफ्फरपुर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 56 हो गए हैं, 56 के बाद हम 57 से देख लेते हैं। एक सेकेंड। चलिए 57 से हम देख लेते हैं कि निम्न में से कौन यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? यूरोप का खेल का मैदान किस देश को कहते हैं? तो जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली या फ्रांस, किस देश को कहते हैं यूरोप का खेल का मैदान? तो यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं स्विट्जरलैंड को, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छे पहाड़ हैं, एक बहुत फेमस यहाँ पे हिल स्टेशन है, पहाड़ है, तरीके से बहुत फेमस टूरिस्ट कंट्री है ये। तो स्विट्जरलैंड को यहाँ पर यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। 58वां है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, अब इसके बारे में चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन देखते हैं। 1802 में की गई थी भारतीय भाषाओं में ऐतिहासिक शोध के लिए, 1802 में की गई थी भारतीय संस्कृति और परंपरा के लिए, परंपरा को समझने के लिए, 1800 में की गई थी भारतीय सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए, और 1800 में की गई थी सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने के लिए। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो कि पहले देखते हैं कि ईयर कौन सा सही है। तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी, और ये 1800 में की गई थी, 1800 सन में की गई थी यहाँ पर। तो इसलिए ए वाला और बी वाला यहाँ पर गलत हो जाते हैं। अब 1800 यहाँ पर सी और डी दोनों में है, और दोनों में ये बात की गई है कि भारतीय सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए। तो क्या करेक्ट होना चाहिए? तो जनरली हम पढ़ते हैं कि भारतीय सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा अगर हम उसमें डिटेल में जाएंगे तो वो भारतीय सिविल सेवकों को किस चीज़ के लिए प्रशिक्षित करने के लिए, तो मेन मोटिव था कि भारतीय सिविल सेवकों को इंडियन कंडीशंस के बारे में उसमें जानकारी देना है, इंडियन कंडीशन के हिसाब से उनको ट्रेनिंग देना है, और उसमें इंडियन लैंग्वेज जो है उस समय की उन उसके बारे में जानकारी देना है। जैसे उस समय भी जो प्रशासन की जो लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी, फारसी थी, उसके अलावा जो बंगाली लैंग्वेज है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट थी, उर्दू इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी। तो ये जो भारतीय भाषाएं हैं इनके बारे में जानकारी देने के लिए, इनके बारे में ट्रेनिंग देने के लिए ये कॉलेज स्थापित किया गया था। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने के लिए। 59 यहाँ पर है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बहुत इजी है, डायरेक्ट हम यहाँ पे आंसर देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला क्वेश्चन है कि यकृत लीवर में भंडारित होते हैं, लीवर में कौन कौन से विटामिन स्टोर होते हैं वो यहाँ पर बताना है। तो एक्चुअली लीवर में अगर हम देखेंगे तो उसमें जो फैट सोल्यूबल, जो वसा में जो विटामिन घुलते हैं वो वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। अब वसा में कौन कौन से हैं? तो जो विटामिन बी है और विटामिन सी है, ये वाले जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी में घुलते हैं। इसके अलावा जो बाकी हैं ए, डी, ई और के, ये विटामिन जो हैं ये लीवर में स्टोर हो जाते हैं, क्योंकि लीवर के जो फैट होता है उसमें ये स्टोर हो जाते हैं। अब अगर ऑप्शन वाइज हम यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन वाइज यहाँ पर हमको ए, डी, ई और ए के किसी भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा, बी और सी तो होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ए, डी, ई और के ही लीवर में स्टोर होते हैं। अगला देखते हैं हम, नीति आयोग का जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स 2023 में, तो उसमें कौन से भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो कौन से भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। केरल ने इस लिस्ट में टॉप किया है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में, और इसको नीति आयोग रिलीज करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जिससे कोई मिनिस्टर या फिर कोई जो जिसको किसी पार्टी के चुनाव में, पार्टी के सिंबल में अगर वो चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतने के बाद किसी और पार्टी में चला जाता है, तो इसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, और ये कौन सी अनुसूची में है? तो ये 10वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एशिया माइनर ये टर्की, जो तुर्की है वहाँ पर है, और वहीं पर कैस्पियन, सॉरी, मेडिटेरेनियन सी भी लगता है।
तो मेडिटेरेनियन सी के तट पर एशिया माइनर में कौन सी यहाँ पर माउंटेन रेंज है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है टॉरस माउंटेन रेंज। टॉरस माउंटेन रेंज जो है एशिया माइनर में है और ये मेडिटेरेनियन सी के तट पर भी है, तो इसलिए सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने 63 तक कर लिए हैं, अब हम 64 से 75 तक टोटल हम इस वीडियो में करेंगे। उसके बाद फिर जब बाकी क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। चलिए, तो 64 है कि किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की हम बात करते हैं, तो वो कौन से वायसराय के टाइम पे हुआ था? तो ये मेयो के टाइम पे हुआ था। उनके टाइम पे फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई थी, तो इसलिए ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला है कि 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका ये। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है और 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा, इसको अगर हम देखेंगे कैलकुलेट करके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा थर्सडे, दैट मीन्स गुरुवार, आपका करेक्ट आंसर है। 66 है कि उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड किसको कहते हैं? अब एक बात अगर देखेंगे कि भारत का स्कॉटलैंड जब हम जनरली बात करते हैं ना, तो वो कर्नाटक को कहते हैं, या फिर अगर किसी स्थान की बात करें तो कुर्ग को कहते हैं। जो कुर्ग हिल स्टेशन है कर्नाटक में, उसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पर उत्तर पूर्वी भारत की बात हो रही है, तो उत्तर पूर्वी भारत का जो स्कॉटलैंड है उसको कहते हैं मेघालय को। मेघालय में जो शिलोंग है कैपिटल, उसको कहते हैं उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से कार्यक्रम शुरू किया था। तो काफ़ी पुराना करंट अफेयर पूछा है, तो देखते हैं कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था। कक्षा 5वीं से 5वीं 6वीं के विद्यार्थियों के लिए ई सामग्री, कक्षा 9वीं 10वीं विद्यार्थियों के लिए ई सामग्री, किसानों के लिए कर्षक चौपाल कार्यक्रम, या बिहार की पुरानी संस्कृति को बचाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम। अब यहाँ पर हम देखें कि ये बिहार शिक्षा विभाग की बात हो रही है। शिक्षा विभाग की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम देख तो सी और डी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब कौन सी कक्षा के लिए किया था ये? तो ये एक्चुअली किया गया था 9th और 10th के लिए, 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए डीडी बिहार की मदद से, चैनल की मदद से उनको ई सामग्री प्रसारित करना। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 68 प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी काफ़ी फेमस बुक है और इसके राइटर हैं महात्मा ज्योतिबा फुले जी, तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2026 में होने वाले 20th एशियन गेम्स की मेजबानी किस देश को मिली है? तो 2026 में एशियन गेम्स कहाँ पर होने वाले हैं? तो एक्चुअली ये होने वाले हैं जापान में, तो इसलिए सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर हमने 69 तक देख लिए हैं, अब 70 से हम देखते हैं। 70, चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, ये कॉमन फैक्ट है, पर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ वह पृथ्वी के नज़दीक है, या फिर वहाँ का जो गैस अणुओं का पलायन वेग है उसमें वेग के मूल माध्य मतलब आरएमएस से कम होता है, पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है, या सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है? देखिए, इसका उत्तर आपको नहीं भी पता हो तो आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं कि पृथ्वी के नज़दीक है। पृथ्वी के नज़दीक होने से उसके वायुमंडल में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही सूर्य से प्रकाश मिलता है तो कुछ फर्क पड़ना चाहिए। बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी वाला, कि उसका जो गैस अणुओं का स्केप वेलोसिटी है वो आरएमएस से कम होती है, तो इसलिए बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहा जाता है, मिनरल्स स्टेट कहा जाता है? तो मिनरल सबसे ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पर झारखंड में, इसलिए झारखंड को कहते हैं। उड़ीसा में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, उड़ीसा और झारखंड के बीच में, बट एक्चुअली झारखंड को मिनरल स्टेट कहा जाता है। 72, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो ग्रे क्रांति, अब ये काफ़ी बेसिक सा फैक्ट है, ग्रे क्रांति जो है वो उर्वरक फर्टिलाइजर से संबंधित है। फर्टिलाइजर में प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ग्रे क्रांति लाई गई थी। कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? जो कोसी नदी का जो मैदान है वो काफ़ी लो लेवल प्लेन है, मतलब उसकी हाइट बहुत कम है। तो यहाँ पर हम देखें कि जो उसकी हाइट है वो लगभग एवरेज की बात करेंगे तो 30 से 40 मीटर के आसपास है समुद्र तल से, इसलिए 30 से 40 मीटर है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखें, ये रीजनिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है कि निम्न में से एक आपको सीरीज दी हुई है, तो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है बीच में, उसमें कौन सा आएगा? तो 117, 98, 80, 64, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 42। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको, तो कैलकुलेशन पे आपका करेक्ट आंसर आएगा C 51।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर शहर लिटरेचर सिटी डिक्लेयर किया है यूनेस्को ने। तो इसको डिक्लेयर किया है कोझिकोड, केरल को। केरल में जो कोझिकोड शहर है उसको भारत का लिटरेचर सिटी डिक्लेयर किया है यूनेस्को। चलिए, यहाँ पर हमने 75 तक क्वेश्चन देखे हैं और अगले वीडियो में हम 76 से बाकी 150 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से अगर आपको किसी भी आंसर में ऐसा लगता है कि ये आंसर दूसरा होना चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।